नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, सीसीएस पेंशन रूल 37A की गारंटी अब हमेशा के लिए खत्म। इसके पीछे एक बड़ा कारण है दोस्तों। अभी हाल ही में 1 जुलाई 2026 को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था रोड ऑफ द पेंशनर्स के पक्ष कि उनका जो पे स्केल है वो आईडीए पे स्केल पर, वो सीडीए पे स्केल यानी कि सातवें वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अपना पेंशन रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आईडीए इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस पे स्केल पर आते हैं। ठीक है, ये जो फैसला सुनाया था ये उन्होंने किस आधार पर सुनाया, उनको कैसे पता कि किस आधार पे दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि आप आईडीए पे स्केल पर आते हो, इसलिए सीडीए पे स्केल का जो सातवां वेतन आयोग उसके हिसाब से आपका पेंशन रिवाइज नहीं हो सकता। उस आधार को समझते हैं या दिल्ली हाई कोर्ट ये कहने की कोशिश कर रही है कि रूल 37A की जो गारंटी थी, आपकी पेंशन सुरक्षा की गारंटी थी, डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स की, हजारों डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स की जो जो गारंटी थी रूल 37 की, वो अब खत्म हो गई है। क्या रूल 37A के कोई भी मायने नहीं रह गए आप? क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के हिसाब से तो यही लग रहा है। आज इस वीडियो में रूल 37A के बारे में पूरी जानकारी जानने वाले हैं कि क्या रूल 37A अब खत्म हो गया है, क्या उसकी गारंटी जो कि सरकार ने ली थी डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स के टाइम पे, जब बीएसएनएल बनी थी 2000 के समय पे, क्या वो गारंटी अब खत्म हो गई है? दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है उसका आधार पूरा समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी को आज बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां रोज जानना चाहते हो, डेली वीडियोस देखना चाहते हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों। साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आपके नोटिफिकेशन चालू हो जाए, मेरे नोटिफिकेशन। साथ में दोस्तों, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या यूजफुल लगे, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी भाई या प्रोफेशनल भाइयों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, पढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट के जुलाई 2026 के फैसले के बाद रूल 37A की वैधानिक सीमा यानी कि जो लिमिट है, सरकार की दी गई पेंशन गारंटी की कानूनी स्थिति जो कि 2000 के टाइम पे दी गई थी, और थर्ड पीआरसी, बीएस 7 सीपीसी या फिर 8 सीपीसी का पूरा मुद्दा बेहद गंभीर मोड़ पर आ खड़ा है। इसे बीएसएनएल या फिर एमटीएनएल कर्मचारियों और पेंशनर्स के संदर्भ में पूरी कानूनी लड़ाई को आज विस्तृत तरीके से समझने वाले। सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में रूल 37A का अर्थ क्या निकाला गया है, किस हिसाब से बीएसएनएल पेंशनर्स को 7 सीपीसी के दायरे से बाहर किया गया है, वो जानते हैं। देखिए दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि पीकेट के उस फैसले को पूरी तरीके से पलट दिया जिसमें 7 सीपीसी के आधार पर पेंशन विजन का आदेश दिया गया। अब हाईकोर्ट के सीसीएस पेंशन रूल 37A की व्याख्या करते हुए 3 बड़े कानूनी सिद्धांत तय किए गए, जैसे कि पहला है रिटायरमेंट के समय का फॉर्मूला, न कि आजीवन स्वतः रिवीजन है। देखिए, हाईकोर्ट के मुताबिक रूल 37A 8 केवल ये गारंटी देता है कि जब कोई कर्मचारी बीएसएनएल में समाये यानी कि एब्जॉर्ब होने के बाद रिटायर होगा तो उसकी पेंशन की गणना कैलकुलेशन का फॉर्मूला केंद्र सरकार जैसा ही होगा। यानी कि आप अगर डोट में पहले काम करते थे और फिर बाद में जब बीएसएनएल बनी तो ऑब्जर्व होके बीएसएनएल कर्मचारी बन गए और बाद में कर्मचारी यानी कि आईडीए पे स्केल पर ही आप डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स बने, रिटायर होकर, तो आपकी सैलरी जब तक चल रही थी वो बीएसएनएल दे रही थी, लेकिन जब आप रिटायर होंगे तो आपकी पेंशन का जिम्मा भारत सरकार अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उठाएगी, न कि बीएसएनएल अपने बजट से। यानी कि आपको बिल्कुल केंद्रीय पेंशनर्स है उनकी तरह पेंशन दी जाएगी आपको। हाँ, यहाँ पर आपकी जो पेंशन रिवाइज है वो
बीएसएनएल अपने प्रॉफिट से करेगा, जो कि फिलहाल अभी प्रॉफिटेबल नहीं है बीएसएनएल कंपनी। तो ये शायद कहा गया था। अब दोस्तों, ये नियम पेंशनर्स को भविष्य के हर केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि सीपीएससी का लाभ स्वतः पाने का कानूनी हक या कानूनी अधिकार नहीं देता है। यानी कि आप 7CPC के दायरे में नहीं आ सकते रूल 37A की अगर माने तो। अब ये आंकड़ा बीएसएनएल हाई कोर्ट, यह आंकड़ा दिल्ली हाई कोर्ट ने निकाला। अब केंद्रीय कर्मचारी और पीएसयू कर्मचारी की अगर बात करें, जो कि बीएसएनएल डोटक सब है, कोर्ट ने माना कि बीएसएनएल में समाहित होते ही कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं रहे, वे इंडस्ट्रियल डेनेस अलाउंस यानी कि आईडीए पे स्केल के तहत पीएसयू कर्मचारी बन गए। इसलिए सीडीए यानी कि केंद्रीय वेतन आयोग और आईडीए यानी कि पीएसयू वेतन संशोधन दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, यानी कि दोनों अलग हो जाते हैं। तो पेंशन का आधार सिर्फ अंतिम वेतन यानी कि लास्ट डाउन पेमेंट के आधार पर होता है। यानी कि आप अगर नई बेसिक पेंशन रिवाइज करेंगे तो पुरानी बेसिक आपको देखनी पड़ेगी कि कौन से पैटर्न पर थे आप। तो कोर्ट के अनुसार पेंशन का जो स्ट्रक्चर है हमेशा कार्यरत कर्मचारियों के पे स्केल से बंधी होती है। यानी कि आप जब कार्यरत थे, वर्किंग एम्प्लॉयज थे, तब तक आपकी जो लास्ट पे डाउन थी वो कौन से पैटर्न पर थी, कौन से पे स्केल पर थी, ये आधार जरूरी होता है, तभी आपका नया पे स्केल रिवाइज होगा। जब तक बीएसएनएल के कार्यरत यानी कि वर्किंग कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी लागू होकर पे स्केल नहीं बदलता, तब तक पेंशन में बदलाव नहीं हो सकता। यानी कि आप आईडीए पे स्केल पर आते हो और आईडीए पे स्केल थर्ड पीआरसी में आता है, यानी कि बीएसएनएल में आता है, बीएसएनएल से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगा तब तक पेंशन रिवाइज नहीं होगा इस 37 रूल ए के आधार पर। अब सवाल आता है, क्या सरकार द्वारा दी गई वैधानिक पेंशन, मतलब यह है सरकार द्वारा जो वैधानिक पेंशन गारंटी दी गई थी रूल 37A, क्या वो खत्म हो गई है? देखिए, इस गारंटी की बात करें, जहां तक बात आती गारंटी की, तो नहीं, गारंटी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसको समझने में कुछ विवाद पैदा हो गया है। जैसे सुरक्षा की गारंटी बरकरार है। देखिए, रूल 37A के तहत सरकार पर जो पेंशन भुगतान की वैधानिक जिम्मेदारी है कि पेंशन भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दी जाए, वो गारंटी आज भी सुरक्षित है। जब तक बीएसएनएल है तब तक सुरक्षित रहेगी और बीएसएनएल नहीं रहेगी तो भी सुरक्षित रहेगी। सरकार बीएसएनएल पेंशनरों की पेंशन रोक नहीं सकती किसी भी हाल में। अब रिवीजन की बात करें, रिवीजन का विवाद है, यहाँ पर जो संशोधन है उसका विवाद है। विवाद पेंशन मिलने का नहीं, बल्कि पेंशन किस तरीके से रिवाइज होगी इसका। देखिए, सरकार और डोट के रुख की अगर बात करूं तो बीएसएनएल पेंशन की पेंशन रिवाइज होगी, लेकिन तभी जब बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी यानी कि वेतन समझौता लागू होगा, यानी कि थर्ड पीआरसी जरूरी है। अब पेंशनर्स संघ का तर्क ये है, रूल 37A में कहा गया है कि बीएसएनएल पेंशनर्स का पेंशन दायित्व केंद्र सरकार का है। अगर बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो पा रहा है तो इसकी सजा उन पेंशनरों को नहीं दी जा सकती जो रिटायर हो चुके, इसलिए उन्हें सीपीसी केंद्रीय दरों के आधार पर ही रिवीजन मिलना चाहिए। यानी कि कर्मचारी अभी बीएसएनएल में काम कर रहे हैं, उनको सैलरी बीएसएनएल से मिलती है। अब बीएसएनएल घाटे में चली गई तो कर्मचारी का वेतन समझौता नहीं हो सकता, जो कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज रख दिया अगले 3 साल तक। जब तक बीएसएनएल नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों का नहीं कमाता तब तक तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर रूल 37A के हिसाब से सरकार ने ये जिम्मेदारी ली है कि बीएसएनएल डॉट ऑफ द पेंशन का पेंशन सरकार देगी, लेकिन कहीं ना कहीं पीएसयू अगर घाटे में है और पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज 10 साल तक नहीं कर पा रही है, 10 साल के जो सीमित एक अवधि होती है उसके दरमियान में नहीं कर पा रही है, तो ये हक डोट का हो जाए। ये हक सरकार का होता है कि पेंशनर्स को पिछड़े ना, पेंशनर्स अपने आप को कमजोर ना समझे। पेंशनर्स अब जैसे कि 2007 के बाद 2017 में होना था थर्ड पीआरसी यानी कि पेंशन रिवाइज होना था, नहीं हुआ, 9.5 साल आगे हो गए, यानी कि पेंशन रिवाइज 9.5 साल से नहीं हुआ।
तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है डोट की या फिर सरकार की कि पेंशन रिवाइज करना था उनको, क्योंकि पीएसयू नहीं कर पा रही है। भले इस बार का कर देते और पीएसयू के पास जब पैसा आता तो वो जो बजट पेंशन रिवीजन करने में लगा था वो पीएसयू सरकार को भुगतान कर देती, लेकिन पेंशनर्स को समय पे पेंशन रिवाइज करना था, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। इसलिए उन्हें सीपीसी केंद्रीय आधार पर ही रिवीजन मिलना चाहिए। हक था उनका जो 9.5 साल से नहीं मिला उनका। चलो बीएसएनएल कर्मचारी तो पीआरसी के तहत आते हैं या पोर्टेबिलिटी क्लोज लगाए, वो अपना वेज रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन पेंशन रिवाइज तो हो सकती है भाई साहब। कर्मचारियों के पीछे कब तक लटका कर रखोगे पेंशनर्स को? सुप्रीम कोर्ट जो एसएलपी दी गई है उसमें कानूनी स्थिति बात कर लेते हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पेंशनर्स यूनियन ने अपनी पूरी कानूनी ताकत सुप्रीम कोर्ट में झोंक दी है। सभी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसएलपी दायर करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में पेंशनर्स के पक्ष में 4 सबसे मजबूत कानूनी तर्क है। पहला, पेंशन एक अर्जित अधिकार है, जो कि यहाँ पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने भी यही कहा था, अर्न्ड राइट है, पीएसयू का मुनाफा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक डीएस नकारा सिद्धांत भी यही कहता है कि पेंशन कोई अनुकंपा नहीं है, अतीत में दी गई सेवाओं का प्रतिफल। पेंशनर्स का बीएसएनएल की वर्तमान लाभ हानि अफोर्डेबिलिटी क्लोज से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। दूसरा तर्क यह है, रूल 37A या फिर 8 का व्यापक अर्थ है। एसएलपी में यह तर्क रखा गया है कि रूल 37A में स्पष्ट लिखा हुआ कि पेंशन केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार मिलेगी। जब डोट खुद पेंशन दे रहा है तो 7 CPC 2.57 फिटमेंट फैक्टर का लाभ देने से इनकार करना असंवैधानिक क्यों नहीं दे सकता। तीसरा है समानता का अधिकार भी यहाँ पर आर्टिकल 14 के तहत। डोट से बीएसएनएल में आए कर्मचारियों को सरकार को ही नीति के तहत समाहित किया गया था। अब एक ही प्रकार के डोट पेंशनरों में डायरेक्ट सेंट्रल पेंशनर्स को 7 CPC मिले और एब्जॉर्ब बीएसएनएल पेंशनर्स को जिनको पेंशन भारत सरकार ही देती है उनको 2016 से बिना डिवीजन के रखा जाए, तो भेदभाव है, सरासर भेदभाव है। चौथा है, केरल हाईकोर्ट का संदर्भ है। इस मुद्दे से जुड़ी याचिकाओं पर केरल हाईकोर्ट का रुख अलग रहा है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले का नया सिरे से संवैधानिक मूल्यांकन कंस्टिट्यूशन इवोल्यूशन भी हो सकता है, होना निश्चय है। अब बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए आज की व्यवहारिक स्थिति बता दूं दोस्तों, रियल ग्राउंड रियलिटी देखिए। सुप्रीम कोर्ट की इस कानूनी लड़ाई के साथ साथ अब बीएसएनएल पेंशनरों के लिए आगे 2 व्यवहारिक रास्ते बचे हैं। पहला तो सुप्रीम कोर्ट से पूरी कानूनी जीत, जो कि 7वें वेतन आयोग और 8वें वेतन आयोग को पाकर होगा, इसका रास्ता है। संभावना यह है यदि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर देता है और पीकेड यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के फैसले को बहाल कर देता है, तो बीएसएनएल पेंशनर्स को 7 CPC 1/1/2016 से 2.57 फैक्टर का एरिया और पेंशन रिवीजन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बजट की कोई कमी नहीं है, मिलेगा ही मिलेगा। 8 CPC का असर, इसकी बात करूं, इस स्थिति में 1 जनवरी 2026 से लागू कट ऑफ डेट के साथ 8वें वेतन आयोग का लाभ भी बीएसएनएल पेंशनरों को सीधे तौर पर मिलने का कानूनी रास्ता साफ हो जाएगा। अब दूसरा रास्ता ये है, डोट और बीएसएनएल बोर्ड से थर्ड पीआरसी की मंजूरी, जो कि ये अगर अप्रूवल मिल गया तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली पेंशन रिवाइज हो जाएगा। संभावना ये है हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएसएनएल पेंशनरों यूनियनों का एक धड़ा डोट पर इस बात का दबाव बना है कि यदि पेंशन को पीआरसी से जोड़ना ही है तो बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी यानी कि पे रिवाइज के प्रस्ताव को कैबिनेट से तुरंत पास कराया जाए। क्या होगा यदि बीएसएनएल कर्मचारियों को 0% या फिर मिनिमम निल फिटमेंट के साथ थर्ड पीआरसी दिया गया तो हाईकोर्ट के आदेश के तहत बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन भी तुरंत रिवाइज हो जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले रूल 37A की व्याख्या को केवल रिटायरमेंट के समय की कैलकुलेशन तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन यह अंतिम निर्णय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी ही अब ये तय करेगी कि रूल 37A एक मजबूत कानूनी सुरक्षा कवच है या केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता है, बीएसएनएल पेंशनर्स का कानूनी हक खत्म नहीं होगा। मामला शीर्ष अदालत के अधीन विचाराधीन यानी कि सब जुडिशन है।
यानी कि दोस्तों आज रूल 37A का पूरा मतलब समझ में आया मुझे भी, और आपको भी मैंने बताया पूरी, शायद आपको भी ऐसा ही समझ में आया होगा। रूल 37A में ये भी लिखा है कि अगर पीएसयू आपका वेतन, भले आप आईडीए पे स्केल पर आते हो, भले आपकी थर्ड पीआरसी लागू नहीं होती तब तक आपका पेंशन रिवाइज नहीं होगा, लेकिन पीएसयू अगर खतरे में है, पीएसयू अगर घाटे में है, कई सालों से अगर आपका पेंशन रिवाइज नहीं किया है, तो ये हक बनता है डोट यानी कि सरकार का कि वो आपका पेंशन रिवाइज करे, जो कि होना ही चाहिए। फिलहाल दोस्तों ये थी जानकारी, इस जानकारी से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।